हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक फ्रॉम द वीडियो लेक्चर। आई एम सॉरी हमारे पास एक दिन का डिले आया है इस लेक्चर के लिए, बट हियर आई एम बैक विद अनदर केस। सो आज हमारे पास जो केस है दैट इज बेसिकली आल्सो रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी। हमारे पास कार्डियोलॉजी रिलेटेड है। पेशेंट की प्रोफाइल ये है कि नाम था सारा बशीर, 72 ईयर्स ओल्ड। हिस्ट्री है हमारे पास हाइपरटेंशन की और स्ट्रोक की। अब ये जब हाइपरटेंशन और स्ट्रोक आता है ना, तो मेजरली आपके पास चीज़ आती है कि हमारे पास ब्लड वेसल रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है। पर आपके पास हार्ट जब इटसेल्फ प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो, हार्ट के अपने चैम्बर्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो मेजरली जब हाइपरटेंशन और स्ट्रोक आता है ना, तो मेजरली ज़्यादातर लोगों के दिमाग में की बात आती है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का कोई इशू होगा, ठीक है। हिस्ट्री थी हाइपरटेंशन और स्ट्रोक की। अब हमारे पास पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है ना, वो हमारे पास है पल्पिटेशंस, डिजीनेस। हमारे पास पल्पिटेशंस क्या होती हैं? वो जैसे आपने कभी अगर खुद भी कभी फील किया हो, एक मसल्स के अंदर भी पल्पिटेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। उनको मसल ट्विचिंग कहते हैं। मतलब आपका मसल जो है इस सेल्फ इतना तेज़ी से ऐसे आपको बीट सी फील होती है आपके मसल्स के अंदर। समटाइम्स किसी ओवर एक्सर्शन की वजह से आप कोई ओवर एक्टिविटी कर रहे हो, कोई लोग जिम के बाद ये फील करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हार्ट भी पल्पिटेट करता है। एक स्पेसिफिक पल्पिटेशंस जो होती हैं वो हार्ट का सिंक्रोनाइज्ड रिदम या एसिंक्रोनाइज्ड रिदम ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ठीक है। और वो पल्पिटेशंस आपको फील हो रही होती हैं बाकायदा। अगर आपको हो रही हैं इटसेल्फ, तो आपको फ़ील होती है कि वो हार्ट बीट नहीं बल्कि पल्पिटेशंस होती हैं और काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। हार्ट इटसेल्फ पल्पेट कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली पल्पिटेशंस, डिजीनेस, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। मतलब एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का बहुत इजी सा टर्म ये है कि जब पेशेंट एक्सरसाइज करेगा उसके सारे सिम्टम्स खराब होने लग जाएंगे, ठीक है। लोग डिफरेंट तरह से इसको करते हैं। मैं आपको बहुत इजी टर्म्स में बता रही हूँ कि जब एक्सरसाइज पेशेंट परफॉर्म करता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे जो सारे सिम्टम्स थे ना, पल्पिटेशन थी, डिजीनेस थी, हाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, उसमें मल्टीपल और सिम्टम्स हो सकते हैं, वो सारे ना एक ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो पेशेंट एक्सरसाइज ही नहीं करता, मतलब एक्सरसाइज इंटॉलरेंट हो जाता है, ठीक है। अब इस केस में आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट? जाहिर सी बात है, पेशेंट एक्सरसाइज इंटॉलरेंट है, दैट इज़ बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है, ठीक है। आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से कोप अप करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आप फिर चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाते हो। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो थी, इरेगुलर पल्स, ठीक है। अब पल्स जो थी वो आपकी इरेगुलर होगी, ठीक है। अब आपने जब पल्स, ये फाइंडिंग्स है ना, जाहिर सी बात है, आपने जब फील किया पल्स इरेगुलर आपको फील हो रही है, ठीक है, पल्स रेगुलरिटी नहीं है पल्स में, ठीक है। तो इरेगुलर का ये है मतलब कि कोई भी ऐसी पल्स की रेंज हो सकती है। समटाइम्स ये हो सकता है कि कुछ किसी पल्स में ये हो सकता है, समटाइम्स उसकी एकदम से बीट ज़्यादा आ रही है, समटाइम्स आपको आपको फीलिंग नहीं हो रही है, समटाइम्स स्किप्ड आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी रेगुलरिटी आ रही है। हार्ट रेट जो है वो एवरेज, उसका एवरेज, अब उस पेशेंट का हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट आ रहा है। दैट मीन्स उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल पर्सन से, ठीक है। ईसीजी ने जब हमें शो किया, तो ईसीजी जब हमारे पास आई तो उसने शो किया एट्रियल फिब्रिलेशन। ये बहुत बड़ी टर्म लगती है और लोगों को लाइक लगता है कि यार ईसीजी की रीडिंग इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सो लोग इस चीज़ को, एट्रियल फिब्रिलेशन को, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बना लेते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में कहूँ ना, तो एट्रिया, जो आपके पास एट्रियम है, जो आपके पास राइट और लेफ्ट चैम्बर्स हैं हार्ट के, ठीक है। आपको पता है ना, हाँ, आपके पास दो चैम्बर्स हैं हार्ट के, राइट और लेफ्ट, ठीक है। उस राइट में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट में एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब एट द एंड आपके पास 4 चैम्बर्स आते हैं हार्ट के, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, जब आप इन दोनों को ही एक मूवमेंट फील करते हो, वो मूवमेंट आपकी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की नहीं होती, बल्कि इट्स सेल्फ वो एक रिदम्स की ट्विचिंग सी, जैसे मसल की ट्विच होता है ना, ऐसे हार्ट के जो वॉल्स है ना, मसल्स में एक ट्विच सा फील हो रहा होता है। मसल्स कभी कभार ऐसे ही एक फीलिंग दे रहा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता है इटसेल्फ।
एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो एक बहुत इरेगुलर से रिदम दे रहा होता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एट्रियल फिब्रिलेशन। और ये बहुत ज़्यादा लाइक कंडीशन स्वेर कंडीशन होती है। यहाँ पे पेशेंट की डेथ कॉज होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो मेजरली आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप उसकी बैक साइड की चीज़ें समझोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, हमारे पास अब ईसीजी है। अब आपको ईसीजी की जिन लोगों को आइडिया है कि ईसीजी कैसे हम रीड करते हैं, उन लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती इन चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन सिंपल सी हमारे पास PQRS कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कंबाइन, ठीक है। और वो हमारे पास एक पूरा जो है हमारे पास हार्ट की जो पूरी कंडक्टिविटी है वो बताता है, ठीक है। सिंपल सी हमें बात बताएं, जब हम बेसिकली सिंपल सी टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ, हम जब ईसीजी रीड कर रहे होते हैं हम लीड टू को मेजरली देख रहे होते हैं, ठीक है। तो जब लीड टू को आप देख रहे होते हो ना, तो आपके पास PQRS इज समथिंग जो आप डिस्कस कर रहे होते हो, ठीक है, PQRS, ठीक है। तो अब आपके पास चीज़ें जब PQRS आ रही हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो एट्रियल फिब्रिलेशन में आम ईसीजी से डिफरेंट होंगी ना। अब आपको जो इधर शो हो रही है ना, वो ये शो हो रही है कि यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन है। मतलब आपके पास, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में आर और आर का इंटरवल अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है। पी वेव एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। एक एफ वेव जनरेट होती है जो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज सा रिदम दे रही होती है, मतलब वेव्स है जो आपको यहाँ पे वेव नज़र आ रही है ना, ठीक है। आपको यहाँ पे वेव नज़र आ रही है, ये देखो। अब ये कैसा एक डिसबैलेंस रिदम दे रही है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई सिंपल अलग सी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि पी कोई अलग वेव है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सेकंड पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें नॉर्मल ईसीजी भी दिखाई गई है, तो ईसीजी का रिदम ऐसे होता है, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी का मतलब पहले आपके पास पी आई, फिर यहाँ पे अब ये पी वेव होती है, ठीक है। फिर क्यू यहाँ यहाँ से आता है, आर ये टॉप पोर्शन जो पी का आपको दिखाई गई है, एस ये कॉम्प्लेक्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव आता है। और फिर आपके पास ये होती है टी, PQRST, ठीक है। तो हमारे पास PQRST जब हमारे पास पूरा एक रिदम है नॉर्मल ईसीजी का, तो जो पी वेव है वो इसमें एब्सेंट हो गया है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या हुआ है, अब आपको ये एफ वेव्स नज़र आ रही हैं जो बिल्कुल एक वेव लाइक वेवी स्ट्रक्चर्स दे रही हैं, ठीक है। बेसिकली इसको आप कहते हो कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना इस पिक्चर को दिखाने का मकसद ये था कि आपको ईजिली जिन लोगों को आइडिया नहीं है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम या कुछ भी बेसिक नॉलेज समटाइम्स ऐसे होता है, ठीक है, आप चीज़ें भूल जाते हो। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनके लिए सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। यहाँ से एसए नोड गया, एवी नोड, ठीक है। उसने क्या किया, आपके पास बेसिकली एवी नोड ने एवी बंडल को सप्लाई किया, एवी बंडल ने आपके पास प्रोटेंजिव फाइबर्स को सप्लाई किया, उन्होंने पूरे हार्ट की वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की। अब जब एसए नोड एकदम से हमारे पास एक्टिवेट होता है ना, तो वो क्या करता है कि साथ ही राइट एट्रियम में एसए नोड होते हैं। अब एसए नोड एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं कि लेफ्ट एट्रियम को भी साथ साथ एक्टिवेट कर देते हैं कि इसका भी हमें काम चाहिए, दोनों में से हमने ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर लेके जाना है, ठीक है। सिंपल सी बात बता रही, ये पूरी हार्ट की कंडक्टिविटी है, जिसको अगर कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसके ऊपर मैं उसमें डिटेल वीडियो भी बना दूंगी, आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो किसी को डिटेल वीडियो चाहिए तो। एसए नोड ईवी नोड में गई, ईवी नोड ईवी बंडल्स को सप्लाई किया जो हमारे पास बेसिकली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से प्रकंजिव फाइबर्स के अपर कंजिव फाइबर्स निकलते हैं जो हार्ट की सॉरी वेंट्रिकल्स की वॉल्स तक जाते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी तेज़ी से हो रही होती हैं कि आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या हुआ, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम की ये जो वॉल्स है ना जो आपको नजर आ रही है, जहाँ पे आपके पास सप्लाई आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बंडल्स की फॉर्म में सप्लाई आ रही है आपको नजर, यहाँ पे बेसिकली आता है ये जो वॉल्स हैं, यहाँ पे एक मसल इट्स सेल्फ खुद ब खुद ट्विच हो रहा होता है, ठीक है। इट्स सेल्फ, इसके पीछे बैक कॉजेज बहुत सी होती हैं, ठीक है, बहुत सी बैक कॉजेज होती हैं। अगर हम वो डिस्कस करना शुरू करें तो बहुत डिटेल में वीडियो चल जाएगी कि क्या बैक कॉज हो सकती है, इसकी डिफरेंट तरह से ब्लड की, कहीं से ब्लड इशू हो सकता है, वेंट्रिकल्स का कोई इशू हो सकता है, आपके पास हीमोडायनामिकली इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल है, इनकी सारी कॉजेज़ को अगर हम डिस्कस करें तो बहुत आगे जाके डिटेल्ड आ जाती है। मैं आपको सिर्फ एवी बेसिकली
इसकी बता रही हूँ कि बेसिकली इसके बैक साइड पे क्या इशू होता है और वो किस किस तरह से होता है, ठीक है। मोस्टली लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है, चेस्ट पेन होती है, फटीग होती है। यहाँ पे आपके पास पेशेंट पल्पिटेशन डिजीनेस बता रहा है, लेकिन बहुत से और इश्यूज होते हैं जो एएफ के साथ आ रहे होते हैं, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस तो कर लिया हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन कैसे है, क्या है, ठीक है। इससे इसके अलावा एक और ईसीजी भी है जिसमें आपको पास यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये लीड टू नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि एक जो रियल लाइफ ईसीजी होती है ना उससे आपको ज़्यादा आइडिया होता है। अब आपके पास यहाँ पे लीड्स होती हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 होगी, एवीआर, एवीएल, एवीएफ होगी, ठीक है, V1, V2, V3। ये आपके पास सारी 6 चेस्ट लीड्स हैं। ये आपके पास बेसिकली आपको आइडिया इतनी तो चीज़ों का होगा कि ये आपके पास सारी चेस्ट लीड्स आ रही हैं, ठीक है, जो आपके पास बेसिकली पेक्टोरल रीजन पे या आप कह सकते हो पेक्टस के रीजन पे अटैच हुई भी होती हैं। और ये जो होती हैं ये आपके पास लिम्ब लीड्स होती हैं जो आपके लिम्ब्स के साथ अटैच होती हैं। अब चीज़ों को ना आप थोड़ी सी ईजी तरीके से समझने की कोशिश करो तो हम यूजुअली ज़्यादा टारगेट लीड 2 को करते हैं, ठीक है। लीड 2 हमें एक हार्ट का रिदम बता देती है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा था, और क्योंकि लीड 2 एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लीड होती है, तो क्या हुआ कि अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डिसरप्टेड सी नाव नज़र यहाँ पे आपको बिल्कुल डिसरप्टेड सी वेव्स नज़र आ रही है। ये बिल्कुल भी आपको वो नॉर्मल ईसीजी की तरह नहीं नज़र आ रही जो अभी हमने पहले देखी ये वाली, ठीक है। इसका रिदम आप देखो, हर चीज़ बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। इसके बाद फिर एग्जैक्ट वही कॉम्प्लेक्स दोबारा से आ रहा है। अब फिब्रिलेशन में ऐसा नहीं हो रहा, इनकी वेव्स की पीक भी खराब है, ठीक है। अगर आप पीक देखो, यहाँ पे पीक जिस ब्लॉक में जा रही है उसी ब्लॉक तक जा रही है, पर यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे एक पीक इस लाइन से ऊपर है तो एक पीक इस लाइन से नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, तो इसका मतलब बहुत ही डिससिंक्रोनाइज सा रीजन है, ठीक है। आर ओ आर वेव्स का जो इंटरवल है वो भी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखो इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है, आर ओ आर वेव्स का, वो बहुत ज़्यादा कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है, फिर इसमें भी कम है, फिर इसमें भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज सी एक वेव है। जिसको समझना ना, लाइक अगर आपको ईसीजी की बेसिक्स आती है ना तो आप लोगों के लिए चीज़ों को बहुत आसान होता है। अगर आपको मैं अब रियल ईसीजी से बताती हूँ कि आप अगर इन दोनों वेव्स को देखो, ठीक है, तो इनकी पीक भी खराब है और इन दोनों को गैप में भी इशू आ रहा है, ठीक है। फिर आप इन दोनों को भी देखो, इनकी भी पीक का डिफरेंशिएट है, इन दोनों का गैप का भी इशू आ रहा है, फिर इसमें भी ऐसे ही है। फिर आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पे बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज सा है, एफ एफ बेसिकली एफ वेव्स बन रही हैं, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एट्रियल फिब्रिलेशन। जब पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, लीड 2 की आपकी रीडिंग्स ऐसे आ रही होती है, ठीक है। बाकी लीड्स को हम डिस्कस नहीं करते, ये ईसीजी की बहुत डिटेल्स की तरफ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको क्या डायग्नोसिस दोगे, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें आ गई, आपने ईसीजी भी देख लिया, आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख ली, हार्ट रेट देख ली, पल्स देख ली, तो इसका डायग्नोसिस होता है एट्रियल फिब्रिलेशन विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं आपको इसकी भी बात बताती हूँ कि ए एफ विद आर वी आर होता क्या, एट्रियल फिब्रिलेशन विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स। एट्रियल फिब्रिलेशन विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि अब वेंट्रिकल्स का रिस्पॉन्स बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली आपके पास जब मसल एकदम से तेज ट्विच कर रहा होता है तो ब्लड आउट होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एट्रियम्स जब ट्विच कर रहे हैं तो एट्रियल की वॉल जो है वो ब्लड आउट नहीं करती, ऐसा नहीं है। ट्विचिंग का मतलब यही है कि मसल इटसेल्फ जो है वो अपने आप को मूव करेगा, जिसमें ब्लड बेसिकली फिल हो चुका था एट्रियम्स में, वो सारा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये निकलता ना डिफरेंट तरह से, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका स्पीड तेज़ होती है लेकिन ये पूरा एक टाइम में नहीं निकलता, जिसकी वजह से ये एक डिफरेंट फिब्रिलेशन से कॉज करता है, लाइक तेज तेज सा रिस्पॉन्स कॉज करता है। अब क्या हुआ कि जैसे इधर से ब्लड निकलेगा तो वेंट्रिकल्स का रिस्पॉन्स भी तेज होगा, क्योंकि वो बार बार ट्विच कर रहा है, तो इसका मतलब उसको सिग्नल ये जा रहा है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उतनी अपने आप को वेंट्रिकल्स तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। और इस केस में बहुत डेडली कंडीशन होती है जब आपके पास पेशेंट इस कंडीशन के साथ आता है जिसमें वेंट्रिकल्स का रिस्पॉन्स भी तेज़ हो जाता है, ठीक है। सो आपके पास अब जो डायग्नोसिस बनता है वो एट्रियल फिब्रिलेशन विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स है। अब ये कंडीशन हार्ट की ना थोड़ी सी ज़्यादा लाइक आपने चीज़ें देखनी होती हैं, आप फिर उसके बाद जाके इसको डिस्कस करते हो कि हाँ अब यहाँ पे ये था, तो अब हमने आगे कैसे इसको डील करना है, ठीक है।
ओके, मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन की जो है ना वो ये है कि हमारे पास मेडिकेशंस बेसिकली हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी, बीटा ब्लॉकर्स दी, ठीक है। अब जो आइडिया ले लेते हैं कि बेसिक बेसिक एंटीकोगुलेंट्स का हमारे पास, ठीक है। सो आपके पास एंटीकोगुलेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स वही मेडिकेशन होती है जो ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देती, मतलब प्रिवेंट कर रही है, आपके पास ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती। क्योंकि अगर ये ब्लड क्लॉट बनेगा तो ये कहीं ना कहीं जाके ब्लड की वेसल्स को ब्लॉक करेगा, जो हार्ट अटैक के इश्यूज, स्ट्रोक के इश्यूज, डीवीटी के इश्यूज क्रिएट करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स को ना आम वर्ड्स में लोग ब्लड थिनर के नाम से भी कहते हैं, लाइक एक्चुअली क्योंकि ये थिन करती है ना ब्लड को, क्लॉट नहीं होने देती, हार्ड नहीं होने देती। तो मेजरली इसकी टर्म ब्लड थिन के नाम से यूज होती है, पर इटसेल्फ इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो इटसेल्फ ब्लड है उसको थिन कर देती है। ये क्लॉट्स नहीं बनने देती, दैट मीन्स बेसिकली कॉल्ड एज ब्लड थिनर, ठीक है। अब एंटीकोगुलेंट्स जब वर्क करती हैं तो उनका क्लॉटिंग प्रोसेस के ऊपर काम होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है कि आपकी जो डिफरेंट बॉडीज के प्लेटलेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जिनको आप क्लॉटिंग फैक्टर्स कह रहे हो, तो जब हम क्लॉटिंग पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, तो उनके ऊपर एक्ट करके तो हमारे पास बेसिकली फॉर्म होता है, हमें जैसे पता है कि उस प्रोसेस पे एक्ट करते हैं और हमारे पास ब्लड के क्लॉट को बनने से रोकते हैं। क्योंकि वो ब्लड क्लॉट हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हमारे पास अगर हमें कहीं कट लगता है तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह से अब एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, उस प्रोसेस को टारगेट करते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को बेसिकली रिड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो होता है ना क्लॉट्स बनने का, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ों को प्रिवेंट करना है, इसलिए हमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स या एंटीकोगुलेंट्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। सो हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स अगर आप देते हो तो हमारे पास आप काफ़ी हद तक इस रिस्क को कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे वारफ्रिन होगी, हैप्रिन हैप्रिन और वारफ्रिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। वारफ्रिन जो होती है ना ब्लॉक करती है विटामिन के को, ठीक है। अब आप याद कर लो, विटामिन के को ब्लॉक करती है जो एक मेजर क्लॉटिंग फैक्टर है। तो जब ये विटामिन के को अब आपको क्लॉटिंग मैकेनिज्म अगर आपको आइडिया हो ना, तो आपको याद हो जाएगा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स में ये विटामिन के को जाके ब्लॉक करेगी, जो हमारे पास एक्टिवेट कर रहा था डिफरेंट तरह से। अब वो विटामिन के को जब इसने ब्लॉक किया ना, तो हमारे पास वारफ्रिन ने सेल्फ क्लॉटिंग के आगे वाले सारे मैकेनिज्म को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। हैप्रिन क्या हुआ, हैप्रिन ने भी बेसिकली डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को, अब हम यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करते, देखो मेजर मेजर देखते हैं कि प्रोसेस के बीच में क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स भी दी जाती हैं, ठीक है, जैसे एलिक्विस होती है मेरे ख्याल में, और मेजरली जो टारगेट कर रहे थे क्लॉटिंग फैक्टर्स को वहाँ पे दी जाती है, ठीक है। अब इनको प्रिस्क्राइब दिया जाता है, ठीक है, और मेजरली डीवीटी के केसेस में, एट्रियल फिब्रिलेशन के केसेस में भी आप देते हो, ठीक है, ताकि हमारे पास क्लॉट्स जो है ना वो ना बने, क्योंकि ये मेजर इसकी बैक कॉर्ड साइड पे एट्रियल फिब्रिलेशन की कॉज, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन के बैक साइड पे कॉज जो थी वो क्या थी, कि कहीं ना कहीं कोई क्लॉट होगा जो हमारे पास कॉज कर रहा था एट्रियल फिब्रिलेशन को। जाहिर सी बात है बैक पैथोलॉजी होगी हमारे पास, तो उसी की बैक जाहिर सी बात कोई ना कोई हमारे पास हिडन ऐसा इशू था जिसकी वजह से एट द एंड हमारे पास क्या आ रही थी कि कंडीशन इतनी वर्स हो रही थी, ठीक है। सो एंटीकोगुलेंट्स आपने दी, ठीक है, और आपने क्लॉटिंग मैकेनिज्म को प्रिवेंट किया, ठीक है। द सेकंड वन वाज दैट कि हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात की थी, ठीक है। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती है ना, वो हमारे पास वो मेडिसिन हैं जो कैल्शियम को इफेक्ट करेंगे। अब कैल्शियम हमारे पास, हमें पता है, हमारे हार्ट के मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए बहुत लाइक हमारे पास कैल्शियम जो होता है ना वो इफेक्ट कर रहा होता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स को या हार्ट की वॉल्स को, ठीक है। क्या करता है, टाइटन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। सो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, दैट मीन्स कैल्शियम के जो चैनल्स थे उनको ब्लॉक करें, कैल्शियम का इनपुट आउटपुट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको जो इनपुट आउटपुट चाहिए था, ठीक है, हार्ट के वॉल्स में, ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होता है, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा डिटेल्स में भी आपको गाइड करूँगी बाद में, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये चीज़ें आई कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो थी वो क्या करती है, कैल्शियम के चैनल्स पे एक्ट करती हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको ब्लॉक कर देती है हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, ठीक है, ब्लड वेसल्स की वॉल को, हार्ट की वॉल्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती, टाइट नहीं होने देती। मतलब इसका यह है कि वहाँ पे आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, चाहे वो हार्ट के हैं चाहे वो ब्लड वेसल्स के हैं, और एट द एंड वो क्या कॉज करेंगे, हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट वेसल्स या हार्ट, ठीक है, इट्स सेल्फ हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स या हार्ट, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीज़ों की रिलैक्सेशन के लिए हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देनी पड़ती हैं।
या आप ये कह सकते हो कि जो डोर्स है ना, सिंपल टर्म्स में आप जो डोर्स थे हमारे पास कैल्शियम के एंटर होने के मसल्स के अंदर, वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सो कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम एंटर नहीं होगा तो मसल टाइट नहीं होगा, मसल टाइट नहीं होगा तो इट्स सेल्फ आपके पास रिलैक्सेशन होगी। तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगे, वाइडन होंगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा अगर ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं। और अगर हार्ट पे एक्ट करेगा तो हार्ट बीट जो बेसिकली हो रही थी हमारे पास, हार्ट बीट हमने कहा था ना ज़्यादा है, 120 बीट्स पर मिनट आ रही थी, तो वह उसके वर्कलोड को भी कम कर देगी। तो मेजरली सारी सिंक्रोनाइज तरीके से आप चीज़ों को डील कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास कॉमनली यूज़ कैसे होती हैं, चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमने डिफरेंट तरह से पहले भी डिस्कशन की थी इसकी। दो तरह से होती हैं आपके पास, जैसे जिसमें सबसे ज़्यादा जो नाइफेडोपीन यूज़ होती है, जो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली फोकस कर रही थी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए। जो हार्ट रेट के कंट्रोल को अफेक्ट कर रही होती हैं वो वेपामिल होती है, मेरे ख्याल में नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स होती हैं ये। तो ये बेसिकली हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती हैं और ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स करती हैं। ठीक है, सो मेजरली आपके पास ब्लड रिलैक्सर्स हैं, सॉरी हार्ट या ब्लड वेसल्स के रिलैक्सर्स हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। थर्ड वन हमारे पास वही बीटा ब्लॉकर्स, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास क्या है, कैसे एक्ट करती हैं, किस किस एरिया पे एक्ट करती हैं। कि मेजरली आपका टारगेट जो है ना, ऐसा होना चाहिए कि आपने सारा काम हार्ट के केसेस के लिए ही करना है। ठीक है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो आपके ब्लड की वेसल्स हैं, आपका सारा फोकस मेजरली वहीं जा रहा है। तो बीटा ब्लॉकर्स भी यही काम करती हैं, आपकी हार्ट हो गया, आपके ब्लड वेसल्स हो गया, उनके वर्क को बेटर करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि ब्लॉक करती है हमारे पास एड्रेनालिन के हार्मोन को, हमने लास्ट डिस्कशन में जब हमने केस ने डिस्कस किया था, हमने उसमें डिस्कस किया था कि ये एड्रेनालिन को ब्लॉक करती हैं, जो हमारे पास एक एपिनेफ्रिन है, ताकि हमारे पास, क्योंकि ये एपिनेफ्रिन जो होता है ना, वो हार्ट को फास्टर, मतलब तेज तेज धड़कने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर और फास्टर, तेज तेज धड़कन। तो इसका मतलब अब अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे, बीटा चैनल ब्लॉकर्स हो, या आप ये कह सकते हो जो बीटा ब्लॉकर्स इटसेल्फ क्या काम करते हैं, वो स्लो डाउन करते हैं हार्ट को, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल को रिलैक्स करते हैं। तो आपके पास जब सारी चीज़ें रिलैक्स हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सारी कंडीशंस में आप देते हो, एंजाइटी रिलेटेड भी देते हो, हार्ट प्रॉब्लम्स में, ब्लड वेसल्स, हमें जब हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन के केसेस में, आपके पास माइग्रेन, आप माइग्रेन के केसेस में भी आप देते हो। ठीक है, इसका हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसका एंड जो होता है ओरोल के नाम से होता है, प्रोपेनोल, एटिनोल, ऐसी कंडीशन ऐसी होती हैं जो हमारे पास होती है। लेकिन एज़मा के केसेस में भी समटाइम्स दिया जाता है, पर बहुत रेयर। ठीक है, मतलब बहुत रेयर दिया जाता है, पर एज़मा के केसेस में मतलब हाँ, आपके पास जब बेसिकली लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं ना इतने ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, तो उसमें भी यूज़ होता है, पर बहुत कम। ठीक है, सो मेजरली आपके पास मेजर कंडीशन जो थी वो हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम्स, एंजाइटी में भी दिया जाता है। ठीक है, माइग्रेन की प्रिवेंशन के लिए भी समटाइम्स गाइड की जाती है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास बीटा ब्लॉकर्स जो थे वो ये काम कर रहे थे। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ रही है वो ये है कि आपके पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है। ठीक है, मतलब आपने स्टिमुलेंट्स को अवॉइड किया। सेकंड वन वाज दैट आप रिकॉग्निशन करते हो अर्जेंट सिम्टम्स की। ठीक है, अब कोई भी स्टिमुलेंट्स आपने पेशेंट को गाइड करना है कि आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ ऐसी है, जैसे आप एक्सरसाइज की बात हो रही थी, तो आपने पेशेंट को कहना है कभी भी आपने बगैर गाइडेंस के आपने कोई एक्सरसाइज नहीं लेनी। कार्डियोलॉजिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, पूरी सीपीटी की, मतलब कार्डियो पल्मोनरी जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, आप उनकी प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जाके आप पूरी डिटेल प्लान बनाओगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करोगे। इसी तरह से अगर कोई और ट्रिगर है जो उनकी इस कंडीशन को ख़राब कर रहा है तो उनको उन स्टिमुलेंट्स को पकड़ना है। ठीक है, और उनको अवॉइड करना है और प्रॉपर रिकग्निशन रखनी है अपने सिम्टम्स की, मतलब उनके सिम्टम्स कब क्या है, उनकी हर चीज़ को क्लियर पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेडिकेशन के साथ साथ आपको उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए भी गाइड करना है। ठीक है, अब हमारे पास फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट आ जाती है। ठीक है, अब मेडिकल मैनेजमेंट तो हो गया, फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट में आप एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या करोगे। मेजरली लोग कहेंगे कि हार्ट की कंडीशन है तो आपको ज़रूरत नहीं है, मेडिकेशन के थ्रू आप इसको डील कर रहे हो। ठीक है, पर यहाँ पे 3 फेजेस में ही हम इसको भी डील करेंगे। ठीक है, इनिशियल, ठीक है, फिर आप प्रोग्रेस करोगे, फिर लॉन्ग टर्म में जाओगे। इनिशियल फेज में क्योंकि हमारे पास फिजिकल थेरेपी हार्ट कार्डियोलॉजी की जितनी भी कंडीशंस है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एरोबिक कंडीशनिंग हार्ट रेट के फ्लो को बेसिकली इम्प्रूव कराने के लिए, हार्ट के फ्लो मेजरली
सिंपल वॉकिंग भी आप स्टार्ट करवाते हो तो वहाँ से भी आपके पास काफ़ी हद तक प्रोग्रेस करती है, ठीक है। जैसे इनिशियल एक्सरसाइज प्रोग्राम हो गया, ठीक है, जिसमें मॉनिटरिंग करते हो आप हार्ट रेट की, और लो इंटेंसिटी वॉकिंग की तरफ लेके जाओगे। फिर फेज़ 2 में आप प्रोग्रेस करोगे कार्डियक की रिहैबिलिटेशन को, जिसमें मॉडरेट एरोबिक ट्रेनिंग कराओगे, बैलेंस एक्सरसाइज कराओगे। फिर फेज़ 3 में आप बेसिकली लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की तरफ जाओगे, जिसमें रूटीन एक्सरसाइज डाल दोगे और सेल्फ मॉनिटरिंग भी पेशेंट को सिखाओगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन पेशेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि इनिशियल एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। सॉरी, इनपेशेंट नहीं होगा, या इनिशियल होगा। इनिशियल एक्सरसाइज प्रोग्राम होगा मतलब पोस्ट मेडिकेशन, जब मेडिकेशन के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो चुकी है, काफ़ी हद तक पेशेंट स्टेबल हो गया है, आपने ये तब कराना है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज टॉलरेंट है, आपके पास इनटॉलरेंट था, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जब पेशेंट एक्सरसाइज इनटॉलरेंट है तो उसको इतनी स्टेबिलिटी चाहिए कि वो एक्सरसाइज के लिए उसका हार्ट का फंक्शन इतना मॉनिटर ट्रैकिंग के थ्रू रिदम इतना प्रॉपर हो जाना चाहिए, हार्ट रेट इतना स्टेबलाइज होना चाहिए कि जब पेशेंट एक्सरसाइज करे तो उसका ब्लड फ्लो जब इंक्रीज हो तो वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो दोबारा से उस कंडीशन को ट्रिगर करे, ठीक है। सो आपने सारी चीज़ों को लेके चलना है। अब मॉनिटरिंग ऑफ हार्ट रेट और रिदम बहुत केयरफुली आपने ट्रैक करते जाना है, जितनी आप सेफ रेंज में रखोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, पेशेंट की कंडीशन वर्स नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लो इंटेंसिटी वॉकिंग से स्टार्ट करवा सकते हो 5-10 मिनट्स की, ठीक है। इसमें भी आपने पूरी मॉनिटरिंग रखनी है, पेशेंट को कोई फटीग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट की डिजीनेस नहीं होनी चाहिए, उसको कहीं पे भी चक्कर फील नहीं होने चाहिए कि उसको चक्कर आ रहे हैं, कहीं पे उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वर्टाइगो की कंडीशन है, वो कह रहा है कि मुझे आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपको लगता है सिम्टम्स उसके ख़राब हो रहे हैं, सांस फूल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये सारी चीज़ें आपने जो मेजरली एट्रियल फिब्रिलेशन के केसेस में होते हैं सिम्टम्स, आपने उन सारे की मॉनिटरिंग रखनी है। विद दैट आप पोर्टेबल ईसीजी भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी लीड्स कनेक्टेड होती हैं, आप उसको भी लगा के बेसिकली हर वक्त मॉनिटरिंग रख सकते हो कि ईसीजी ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो। और ये एट्रियल फिब्रिलेशन का केस है तो आपके पास ईसीजी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप ट्रैक रखो। विद दैट आप हार्ट रेट की भी ट्रैकिंग रख सकते हो, ठीक है, और हार्ट रेट के रिदम की, हार्ट रेट की ट्रैकिंग रखो ताकि आप उसको सेफ रेंज में रखो, ठीक है। एक्सरसाइज कराओ, ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट से ये कह दो कि हार्ट की कंडीशन है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंट हो गया तो पेशेंट बेड रेस्ट पे चला जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हार्ट की फंक्शनिंग की बात आती है, आप एक चीज़ याद रखना, आपने पेशेंट को भी यही गाइड करना है कि हार्ट की जब भी कंडीशन है आपके लिए, आपके पास मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट ने अपने आप को मूव जितना इजीली किया, जितने आसानी से उसने अपनी बॉडी को मूव किया, उतनी अर्ली उसकी चीज़ें सारी स्टेबलाइज होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करिए, ठीक है। सो आपने लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट बिल्कुल लाइट सी वॉक से करवाओ 5 to 10 मिनट्स की, लेकिन पूरी मॉनिटरिंग के साथ, ठीक है। हर चीज़ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल अर्ली स्टेज है, अभी कंडीशन बहुत ख़राब थी, एक्सरसाइज का पेशेंट बिल्कुल इंटॉलरेंट हो चुका था, तो आपने इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जाना है। अब फेज़ 2 की बात आती है, जिसमें आप आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस करा रहे हो, कार्डियक रिहैबिलिटेशन की तरफ अब लेके जाओ। पहले हमने कहा कि हमने स्लाइड सी वॉक करवाई, ठीक है, अब हम ट्रेडमिल वॉकिंग कराएँगे, स्टेशनरी साइक्लिंग भी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब उसके सिम्पटम्स वर्स नहीं हो रहे थे, ठीक है। जब हमने फेज़ 1 में कराया उसके सिम्पटम्स ख़राब नहीं हुए, तो हमने आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को प्रोग्रेस किया, थोड़ी-सी ट्रेडमिल वॉक करवाई, स्टेशनरी साइक्लिंग की तरफ लेके गए। स्टेशनरी साइक्लिंग पहले भी डिस्कस की थी, जो जिम वगैरह में डिफरेंट एरियाज़ में पड़ी होती है, आपके पास एक ही जगह स्टेबल होती है और आप उसको बेसिकली साइकिल को मूव करवाते हो उसमें एरोबिक कंडीशनिंग के लिए, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज होती है। काफ़ी हद तक आपके हार्ट के मसल्स, आपकी बॉडी इटसेल्फ, हार्ट की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन चीज़ों से, तो आपने हर चीज़ की मॉनिटरिंग साथ साथ रखनी है, ठीक है। मॉडरेट में भी अभी आपको हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 15 to 20 मिनट्स के लिए आपने करवाई, ठीक है, 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है, दैट्स इनफ। अब अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में वो वॉक करवाई थी फेज़ 1 में, उसको आप बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे अगर आप बिल्कुल 2 to 3 मिनट से भी स्टार्ट करते हो, दैट्स इनफ, ठीक है। अगर आप डेली भी करवाना चाहते हो या 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में, दैट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की जैसी कंडीशन है आप उसकी बेसिक के आप उसके जिस तरह कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप हर चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है।
ये सारी चीज़ें होंगी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग होगी जिसमें एक्सरसाइजेस की ताकि हमारे पास फॉल के रिस्क हो। अब बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की जब ट्रेनिंग होती है ना, तो आप ये चीज़ याद रखो कि फॉल का रिस्क आपने रिड्यूस कराना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ओकेजनली डिजीनेस नहीं होनी चाहिए, पेशेंट फॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कराता है आपके पास कंडीशन ख़राब होने की, आपकी पेशेंट की कंडीशन, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट इतना एजेड है 72, दैट मीन्स उसकी बोन्स भी बहुत वीक है, फ्रैक्चर चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन वैसे ही काफ़ी हद तक जो होती है डिमिनिश हो रही होती है इस एज में, काफ़ी हद तक कम हो रही होती है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत केयरफुली लेके चलना है, आपने पेशेंट की हर वक्त मॉनिटरिंग रखनी है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इस एज में है, स्लाइट वीकनेस होती है, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को बहुत देख के रिस्क फॉल के रिस्क को रिड्यूस रख के आपने हर चीज़ को बहुत इक्वेशनली देखते 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 प्रोग्रेस करना है, हर चीज़ की प्रॉपर मॉनिटरिंग। साथ साथ आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हो एक्टिविटी, जैसे आपने 1 to 2 मिनट्स की वॉक की, आप बेशक रेस्ट करवाओ स्टार्टिंग में, फिर आप 2 से 3 मिनट की वॉक करवाओ, फिर रेस्ट करवाओ, आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रोग्रेस कराओ, 4 to 5 मिनट्स की तरफ लेके जाओ, फिर रेस्ट करवाओ, फिर 4 to 5 लेके जाओ, रेस्ट करवाओ। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता पर डे या एक वीक में, अगर आपने 1 to 2 मिनट्स का सिनेरियो रखा है, तो आप दूसरे वीक से फिर 3 to 4 की तरफ लेके जाओ। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे उसका एक्टिविटी का, या आप ये कह सकते हो वेव्स का थ्रेशोल्ड ईसीजी में, या हार्ट रेट जब वो इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे आपने रोक देनी है, ठीक है। सो मेजरली आपने हर चीज़ को बहुत सेट ब्रेक्स के साथ, मतलब आपने ब्रेक्स दी, ग्रेजुअली इंक्रीज कराया एक्टिविटी के लेवल्स को बहुत आराम से। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपने पेशेंट को बतानी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पेशेंट के पास नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज होती है ना, ठीक है। तो आपने उनको हर चीज़ के लिए अवेयर पहले करना है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो हम ये क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। सो मेजरली सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आप लोगों के लिए चीज़ों चीज़ों को गाइड करना मुश्किल नहीं होता। फिर फेज़ 3 में आपने लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस करानी है, सेफ्टी एजुकेशन करानी है। बेसिकली आपने उसको अवेयर कर देना उसके सिम्पटम्स के लिए, और किसी भी तरह के सिम्पटम्स अगर आपको घर में भी होते हैं तो आपने उसके लिए क्या-क्या गाइडेंस देनी है, उसको डिज़ीनेस, फेंटिंग कुछ भी होती है, आपने उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपने, अगर आपको स्लाइड से भी डिज़ीनेस फ़ील होती है, आपने बेसिकली इस केस में बताना होता है, क्योंकि आपके पास एएफ जो होता है वो काफ़ी डेडली है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ख़राब करता है। तो आपने पेशेंट की सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा एजुकेशन गाइड करनी है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में ये होता है कि पेशेंट अब ज़्यादातर फिजिकल थेरेपिस्ट के पास नहीं आ रहा होता, वो घर में एक्सरसाइज प्रोग्राम जो होता है ना ले रहा होता है। स्टार्टिंग में वो आएगा, लेकिन आगे आगे आप जैसे उसको गाइड करोगे, वो पेशेंट फिर घर में ही एक्सरसाइज प्रोग्राम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सो एरोबिक कंडीशनिंग या एरोबिक एक्सरसाइज को इंक्रीज कराया, 30 मिनट्स तक आप ले गए, ठीक है। फिर 4 to 5 टाइम्स अ वीक किया है टॉलरेटेड, ठीक है, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली आपने पेशेंट की इंक्रीज करनी है। बेशक आप स्टार्टिंग में अगर 30 मिनट्स की तरफ लेके जा रहे हो तो आप टाइम इंक्रीज ना कराओ, ठीक है। लाइक आप वही 2 to 3 टाइम्स अ वीक रखो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 4 to 5 टाइम्स की तरफ लेके जाओ, या आप आहिस्ता आहिस्ता टाइम इंक्रीज करवा सकते हो। लाइक पहले 20 मिनट्स की तरफ लेके जाओ, फिर 25 लेके जाओ, फिर 30 लेके जाओ। तो इस तरह से आप सेशन की टाइम को भी डिवाइड कर सकते हो। तो मेजरली आपने सारी चीज़ों को ना बहुत विद कॉशन लेके चलना होता है, ठीक है। हर चीज़ को कॉशनली जब आप लेके जाते हो तो आपके पास चीज़ें बहुत क्लियरली आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, आपको पता हो कि यहाँ पे देनी है और यहाँ पे नहीं देनी, इस केस में देनी है, इस केस में नहीं देनी। तो आपके पास चीज़ें जितनी क्लियर होती जाएंगी आपके पास, उतना ज़्यादा जो है चीज़ों को अफेक्ट होना कम हो जाता है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये आता है। तो हमारे पास इस केस में हमें एक्सरसाइज आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम्स चाहिए क्या थे, और वो अगर हमें मिल रहे हैं कि नहीं। तो इम्प्रूव हुई एक्सरसाइज टॉलरेंट, ये हमें चाहिए थी, ठीक है। पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ में उसको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि वो एक एक्टिवली परफॉर्म करने लग गया वापस। फिर उसकी पल्पिटेशंस, डिजीनेस दोनों की एपिसोड्स रिड्यूस हो जाएंगी काफ़ी हद तक। एक्सरसाइज प्लान का मेजर मकसद ही एक था कि उसकी डिजीनेस और पल्पिटेशंस को रिड्यूस करना, क्योंकि पल्पिटेशंस होती तब है जब आपके पास मसल इटसेल्फ काम नहीं कर रहे होते प्रॉपरली हार्ट के। तो आपने उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए ब्लड फ्लो को आपके आपकी इट्सेल्फ जो चेस्ट वॉल के मसल्स हैं, इट्स नॉट अबाउट हार्ट, ठीक है। आपके जो चेस्ट के हैं, जिनको आप जो पेक्स हैं, आपके पास सेरेटस है, आपके पास डिफरेंट और मसल्स की आपके पास सारे आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपके लिम्स के मसल्स हैं, अपर लिम्स के, ये सारे जिस तरह से फंक्शनिंग करेंगे वो हर चीज़ इफेक्ट कर रही होती है आपके हार्ट के ऊपर। तो
तो आपने मेजरली हर चीज़ को लेके चलना है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास क्या हो रहा है और किस तरह से कंडीशन है, फिर उसको कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो मेजरली आपने पेशेंट की कंडीशन को लेके, क्योंकि ये एक बेसिकली आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप ये करते हो, ठीक है, लेकिन एक पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसको आप बेसिकली कितना दे सकते हो, जैसे आप मेडिसिन में क्या करते हो, डोज डिवाइड करते हो ना, ठीक है। समटाइम्स कुछ कुछ पेशेंट्स को आप थोड़ी डोज दोगे, 2 mg दी, 5 दी, फिर 10 दी, फिर 15 की तरफ लेके गए, इस तरह से आप करते हो। इसी तरह से आपके पास फिजिकल थेरेपी में भी आप इसको डिवाइड करते हो, 5 to 10 मिनट्स दी, आप 10 to 15 मिनट्स इसको देनी है, 15 to 20 मिनट्स इसको देनी है, तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप उसको इंक्रीज करवाते जाते हो। सो मेजरली आपके पास फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट ऐसे होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।